पिछली क्लास में हमने परमाणु के बारे में पढ़ा, परमाणु संरचना के बारे में पढ़ा, साथ साथ में हमने पढ़ा परमाणु के जो मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, उनके आवेश की बात की, उन पर जितना भी द्रव्यमान होता है उनकी बात की। इसके अलावा हमने पिछली क्लास में कहीं ना कहीं थोड़ा कोश, जो सेल, उपकोश, सबसेल, कक्षक ऑर्बिटल के बारे में भी देखा। उसी के आगे आज हम चलकर देखेंगे कुछ परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे। हम आज बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संरचना के बारे में। हम देखेंगे कि जो पीछे हमें सिद्धांत दिए गए उन सभी सिद्धांत के बाद में कुछ नए सिद्धांत आएंगे जो पीछे के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को खंडित कर देंगे, अर्थात उसमें कुछ सुधार होगा। हमने जो अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो समझेंगे, जितना भी सिद्धांत दिया गया है वो कहीं ना कहीं अभी KLMN मतलब उनकी ऊर्जा स्तर, जो उनके कोष थे उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में था, लेकिन उनके उपकोषों पर कहीं ना कहीं जो नील्स बोर ने अवधारणा दी थी उस पर बात नहीं हो सकी थी। तो उसी में आज हम पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से जुड़ा हुआ संयोजकता है। संयोजकता पर कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ साथ संयोजकता भी देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा उसी से जुड़कर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे बन सकेगा। तो हमें पिछले क्लास में जो जो हमने पढ़ा उन सब पर हमें एक बार देखना पड़ेगा। सिर्फ कोष और कोष की अवधारणा देखेंगे। जब हम कोष की बात करते हैं तो सिर्फ एक कोष या एक कक्षा की बात की थी रदरफोर्ड ने, लेकिन उनके जो शिष्य नील्स बोर थे उन्होंने 4 उपकोषों की बात की थी जिन्हें हमने KLMN नाम दिया था। इसके बाद आए थे सोमरफील्ड, जिन्होंने 4 उपकोषों की बात की थी जिन्हें हमने नाम S, P, D और F दिया। सोमरफील्ड ने एक कक्षक की बात की। सोमरफील्ड ने ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉनों की बात की, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कहीं ना कहीं बोर और बरी 2 साइंटिस्ट हुए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की पहली बार बात करते हैं। 1924 में बोर और बरी 2 साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की पहले बात की। इससे पहले कहीं ना कहीं हमें कोष पता थे। सबसे पहले एक कोष रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन किसी एक कक्षा में नाभिक के आसपास घूमता रहता है। उस बात का खंडन किया नील्स बोर ने। उन्होंने बताया ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक कक्षा में घूमता है। ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, मतलब जिसकी ऊर्जा कम होगी वो नाभिक के पास, जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी वो नाभिक से दूर वाली कक्षा में गति करेगा। और उन्होंने बताया कि 4 कम से कम 4 जो कक्षा है वो संभव है, 4 कोष संभव है। फिर इसके बाद सोमरफील्ड आए। सोमरफील्ड ने बताया कि आपने सही बताया कि जो 4 कोष है उनमें इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ नाभिक के आसपास वृत्तीय गति करेंगे। ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। इलेक्ट्रॉन खुद जिस स्थान पर है वहां भी घूम घूम कर वृत्तीय गति करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन खुद भी घूमेंगे, खुद भी चक्रण गति करेंगे, इसके साथ साथ वो नाभिक के आसपास चारों तरफ भी घूमेंगे। तो इसी आधार पर सोमरफील्ड ने उपकोषों की अवधारणा दी। सोमरफील्ड ने एक कक्षक की अवधारणा दी। उन्होंने बताया कि उपकोषों में कक्षक भी होते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि एस उपकोष में 1 कक्षक, P में 3, D में 5 और F में 7। इनका नामकरण, जब कोष का नामकरण किया था नील्स बोर ने, तो उन्होंने बताया 1, 2, 3, 4। ये आगे चलकर सोमरफील्ड इनकी नंबरिंग करते हैं। सोमरफील्ड बताते हैं कि जो K कक्षा है उसमें सिर्फ एक उपकोष संभव है, इसीलिए नंबरिंग ये नहीं है कि इनके क्रम के अनुसार नंबरिंग की गई ना। ये KLMN तो इनकी कक्षाओं के नाम थे। उन्होंने बताया कि K को 1 कहो। K को 1 क्यों कहेंगे? क्योंकि K में सिर्फ एक उपकोष संभव है, सिर्फ एक सबसेल संभव है जो कि S। उन्होंने बताया जो L है इसमें 2 उपकोष संभव है। बोले कौन कौन से? बोले S और P, इसको 2 लिख दो। M कह रहे M में 3 उपकोष संभव है। कौन कौन से? S, P और D। बोले N में कितने उपकोष संभव है? बोले N में 4 उपकोष संभव है। कौन कौन से? बोले S भी आएगा, P भी आएगा, D भी आएगा, F भी आएगा। चलो ठीक है। इसके बाद जब कक्षक की अवधारणा आई तो कक्षक में बताया गया कि जो हमने बताया कि S में 1 कक्षक, तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन। कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहीं ना कहीं इन्हीं के आसपास होते हैं। इसके बाद क्या होगा कि पाउली आएंगे, अफवाहों के संबंधित कुछ नियम आएंगे। अफवाह कोई साइंटिस्ट नहीं,
कुछ नियमों को अफवाहों के अंतर्गत रखा गया, जिन्हें एकत्रित रूप से हमने कहा है कि अफवाहों के नियम, जिसमें से एक नियम इसी को रखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे, रदरफोर्ड का पहला नियम था जिसे बोर ने बाद में लिखा, अफवाहों के जितने भी नियम है उनको लिखने का श्रेय बोहर को जाता है। उसमें नील्स बोर ने लिखा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा की बढ़ती क्रम में भरे जाएंगे, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाएंगे। इसी आधार पर हम पाउली का अपवर्जन नियम या हुंड का अपवर्जन नियम, पाउली ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जो सबसे पहले जो हुंड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन अगर युग्मित होंगे, मान लो पी में 3 कक्षक हैं तो पी में 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हो सकता है कि पी में संयोजकता हो सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 1 भरो, 2 भरो, 3 भरो, इसके बाद में इनकी पुनरावृत्ति। ऐसा नहीं होगा कि पहले आप चले आए, 3 कक्षक थी, आपने पहले में 2 भर लिए। इसको और समझने के लिए हमें क्वांटम संख्याएं पढ़नी पड़ेगी। अभी हम नॉर्मल क्वांटम संख्याएं आपको बताएंगे, इसके बाद में पूरी विस्तृत क्वांटम संख्याओं पर बात होगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे इनका रासायनिक संगठन, मतलब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी संरचना क्या है, इसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम समझेंगे। इसके बाद उस बात पर कहीं ना कहीं ऐसी समस्या आ जाती है कि जो उपकोषों का क्रम बिगड़ जाता है। कभी इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में भर जाते हैं जिसका ऊर्जा स्तर उस उपकोष की तुलना में जिसका ऊर्जा स्तर ज्यादा है। समझे नहीं बात? पहले उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन भर दिए जाते हैं जिसका ऊर्जा स्तर ज्यादा है, जबकि उस उपकोष को छोड़ दिया जाता है जिसका ऊर्जा स्तर कम है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आगे चलकर हुंड, पाउली और अफवाहों के भी नियम आते हैं। इससे पहले जो हमने पीछे जितना पढ़ा था उसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या संभव था या क्या हो सकता था, फिर उनमें इसके आधार पर 18 तक, परमाणु क्रमांक 18 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से भरा जा सकता है। आप परमाणु क्रमांक 18 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से भरिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको 18 हो या 118 जो कि तत्व है, 118 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना इससे पहले सीखेंगे। इसके बाद में उसी में हम आपको बताएंगे कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो गलत हैं उनको कैसे सुधारा जा सकता है, या पाउली, अफवाह या इनका हुंड का नियम पढ़ना जरूरी है, या इनके नियम के बिना हम इसी सिद्धांत पर उन चीजों को सही नहीं कर सकते हैं। इस चीज को पहले देखेंगे, इसके बाद में पाउली के अपवर्जन नियम के हिसाब से, अफवाह और हुंड के सिद्धांतों के हिसाब से भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उन्हीं सब के आधार पर देखेंगे। अभी जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर रहे हैं तो हमने आपको बताया कि 4 कक्षकों की बात की गई, हमने इस पर पिछली क्लास में भी बात की थी। हमने मान लिया कि पहली कक्षक के, इसमें आपको बताया गया कि सिर्फ एक उपकोष संभव, क्योंकि एक लिखा है तो एक लिख दो। जब हम एल पर गए तो एल में 2 उपकोष संभव, कौन कौन से 2 हो सकते हैं, एक एस भी होगा, दूसरा पी भी होगा, ठीक, कोई दिक्कत। जब एम पर आए, बोले एम में कितने उपकोष संभव, बोले एम में 3 उपकोष संभव, एक एस भी होगा, दूसरा पी होगा, तीसरा डी होगा। इसके बाद एन पर आए तो एन में बोले कितने उपकोष संभव, बोले एन में 4 उपकोष संभव, कौन से, बोले एस, पी, डी और एफ। बोले बहुत ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जो कोष की अवधारणा थी, एक कोष की, रदरफोर्ड, जब 4 कोषों की बात जिन्हें KLMN नामकरण दिया वो थे नील्स बोर। इसके बाद सोमरफेल्ड आए, सोमरफेल्ड ने बताया कि जो कोष है, जो कोष बता गए नील्स बोर, इनके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होंगे, या सभी इलेक्ट्रॉन लगभग ऐसे होते हैं जो अपनी जगह पर भी चक्रण करते हैं, साथ साथ में नाभिक के चारों ओर भी घूमते हैं। तो इनको हम कहाँ रखेंगे, इनके लिए उन्होंने उपकोषों की अवधारणा दी। उन्हीं उपकोषों के साथ साथ जो नील्स बोहर कोष की अवधारणा दे गए थे KLMN, उनमें नंबरिंग का काम भी नील्स बोर ने, सोमरफेल्ड ने किया, 1 2 3 4। इसके साथ उन्होंने कक्षकों की भी बात की। उन्होंने बताया कि जो एस कक्षक है, यहाँ साइड में लिख लो, एस कक्षक, पी डी एफ, सॉरी, एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष, एफ उपकोष। एस, कोई अगर बात करते कि एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो एस उपकोष में पहले कक्षक देखो, एक कक्षक, एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन संभव, 2 इलेक्ट्रॉन। पी उपकोष में कितने कक्षक, पी उपकोष में 3 कक्षक, तो कितने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन तो 3 6। डी उपकोष में 5 कक्षक तो इलेक्ट्रॉन 10। एफ में 14, क्योंकि 7 कक्षक। ये बात आप पहले समझो। जो के कोष थे, जो पहला के कोष था, जो पहला कोष है, जैसे ये नाभिक बना हुआ है, जो ये के है इसमें सिर्फ एक यस, जो यल है इसमें एस और पी 2, इसमें एस और पी और डी 3, इसमें एस, पी, डी और ए।
4 उपकोष Mn। ये जो कक्षाएं लिखी गई हैं या जिनका इनका जो क्रमांक दिया गया वो इनके ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, मतलब जो K होगी वो L से छोटी होगी, जो M होगा वो L से बड़ा होगा, जो N होगा वो सबसे बड़ा होगा। मतलब N कक्षा या N कोष की ऊर्जा सबसे ज्यादा, M की उससे कम, M की उससे कम, L की उससे कम और 1 मतलब K की सबसे कम। ये इनके ऊर्जा स्तर क्रम होगा, ऊर्जा क्रम होगा। सबसे ज्यादा जो N होगी उसकी ऊर्जा ज्यादा, M की उससे कम, L की उससे कम, K की सबसे कम। ठीक है, ये ऊर्जा स्तर, इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। रदरफोर्ड के या नील्स बोर के इस सिद्धांत को ठीक ठीक सबने समझ लिया। इसके बाद जब सोमरफेल्ड पर आए तो उन्होंने बोला ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन जो अपनी दशा पर चक्रण करेंगे उनके लिए हम उपकोष भी बनाएंगे। उन्होंने बताया कि ठीक है बनाओ उपकोष। तो उन्होंने कहा जो K कक्षा है, जो K कोष है उसमें एक उपकोष, बोले यस। ठीक, बोले ठीक। बोले L, जो L कक्षा है उसमें 2 उपकोष। उन्होंने नंबरिंग भी की कि S और P। M बोले SPD, N बोले 4 SPDF। यहां तक सभी के समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो, उन्होंने बताया यहां तक सभी समझ में आ गया, बोले हाँ। बोले ये पहली कक्षा में सिर्फ S है तो इसमें S लिख 1 लिख लो आगे, बोले ठीक। दूसरी में जब L में गए तो 2 लिख सकते, बोले लिख सकते। 3 में 3 लिख सकते, बोले लिख सकते। बोले इसमें 4 लिख सकते, बोले लिख सकते। अब अगर कभी ऐसा होता है, इससे लगभग 60 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो पाता है। जब आगे की हम बात करते हैं तो कक्षाएं 4, जो उपकोष है वो 4 ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर नंबरिंग अलग हो जाएगी, क्योंकि जो 5 ये बताया गया कि जो अधिकतम, जो लास्ट से सबसे लास्ट जो कोष होगा उसमें 4 उपकक्षाएं संभव है। अब 4 के बाद हो सकता है कि 5वीं उपकक्षा भी हो, 5वीं कोष भी हो। अगर 5वां कोष होगा तो उसमें भी 4 ही उपकक्षाएं मानी जाएगी। उपकक्षाएं अब नहीं बढ़ेंगी। उपकक्षाएं अधिकतम 4 तक तो ज्ञात की जा चुकी हैं, 4 के बाद उपकक्षाएं नहीं ज्ञात की गई। तो 4 के आगे अगर उपकक्षाओं की बात करोगे, जब 4 के आगे कक्षाएं जो है, 4 के आगे अगर N5 होता है, KLMNO5 मतलब O होता, तो ऐसा नहीं कि O वहां 5 हो जाए। क्यों? क्योंकि वहां पर उपकोष 4 ही रहे। अब ये उपकोष है, आगे चलकर 5S, 5B, 5D, 5F हो सकता है, 6F, 6P, 6D, 6F हो सकता है। लेकिन ये नहीं कि 6S, 6P, 6D, 6F तो 6G हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये उपकोष अब 4 है, मतलब किसी भी कोष में अधिकतम 4 उपकोष संभव है। ये अभी तक पता है, जो आज तक सिद्धांत जितना भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पता है वो यही पता है कि एक उपकोष में अधिकतम 4 उपकोष संभव है, इससे ज्यादा उपकोष नहीं संभव है। अब हो सकता है कि आगे चल के पता चले कि 5 उपकोष है, 6 उपकोष है, 7 उपकोष है। अभी तक सिर्फ 4 उपकोषों की बात है। जब इन सिद्धांत यहां तक पहुंच गए तो उन्होंने कहा देखो यस पहले नाभिक में, पहले कक्षा में, पहली कोष में सिर्फ एक उपकोष, पहली सेल में सिर्फ एक सबसेल। बोले कौन सी? बोले यस। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? बोले यस उपकोष में एक कक्षक, यस उपकोष में एक कक्षक और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन। बोले बराबर। बोले 2 उपकोष, जो उपकोष नंबर या जो कोष नंबर दूसरे में आए, जो सेल दूसरे में आए, उसमें कितने उपकोष? बोले उसमें 2 उपकोष। कितने? बोले एस और पी। तो एस में कितने? बोले वही, एस में एक कक्षा, एक सेल, एक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। बोले पी में कितने? बोले पी में कितने हमने बताया कक्षक? बोले पी में आपने 3 कक्षक बताए, और 3 कक्षक और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन बराबर। यस में आए, बोले यस में कितने उपकोष? यस खुद एक उपकोष है, यस में किसके, यस में कितने कक्षक? बोले यस में ऑर्बिटल या कक्षक सिर्फ एक। बोले सिर्फ एक, तो एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? बोले 2। बोले पी उपकोष में? बोले पी उपकोष में 3 कक्षक, 3 ऑर्बिटल, तो 3 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कितने? 6। बोले डी उपकोष? बोले ये नया आया तो इसमें बताते हैं मजेदार तरीके से। डी उपकोष है, उसमें 5 कक्षक। बोले डी उपकोष में 5 कक्षक। जब 5 कक्षक हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? बोले 10 इलेक्ट्रॉन। भर दो 10। अभी हम तब भर रहे हैं जब ये पूरा भर रहे हैं। आगे चल के इनमें कुछ होगा कि अगर बाई चांस 28 का पूछ दिया, 18 का पूछ दिया, 17 का पूछ दिया, उन पर भी हम बात करेंगे। अभी जितने संभव है, जितने कोष संभव है, उनके अंदर जितने उपकोष है, उन सब में देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। जब एस में आए तो बोले एस में वही पुरानी बात, एक कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन। पी में बोले वही 3 कक्षक 6 इलेक्ट्रॉन। 4 में बोले डी में वही हमने बताया कि 5 कक्षक तो 10 इलेक्ट्रॉन। बोले एफ में तो ये नई बात है, बताएंगे। एफ में 7 कक्षक, बोले इलेक्ट्रॉन, बोले 14 इलेक्ट्रॉन। अब गिन लो, 14 10 24 36 2 32 10 42 6 48 2 50 6 56 2 58 2 60, 60 तक इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। जबकि परमाणु क्रमांक की बात करो तो 118 तत्व। आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, मतलब 118 तत्व तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जा सकता है। 118 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जा सकता है, जबकि ये 14 तक।
जबकि ये सिर्फ 60 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करता है। आगे अगर हम बात करेंगे तो आगे इसी हिसाब से आ जाएगा 5s 5p 5d 5f, इसी तरीके से आगे चलते चले जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर हमें कोई संरचना मिली तो वो ये मिली कि 1s2 ठीक, 2s2 2p6। वैसे अगर देखना चाहो तो देख सकते हो 2, इसमें 8 होंगे, इसमें 18 होंगे और इसमें 32 होंगे। ठीक, वैसे देखो 1s2 2s2 2p6 3s2, क्योंकि संयोजकता अगर आप निकालोगे तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी तरीके से करना पड़ेगा। 3s2 3p6 4s2 3s2 3p6 3d10, मतलब इस क्रमांक को रटने के लिए आपको कोई आवश्यकता नहीं। और 4f 40, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये अभी तक जो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा, ये हमने पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f 40। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोषों के बढ़ते क्रम में सही था। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोषों के बढ़ते क्रम में सही था, लेकिन ये गलत कहां हो गया? ये गलत वहां जाकर हो जाता है जब उपकोषों पर बात करते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ हमने इनके ऊर्जा स्तर की बात की थी। हमने आपको बताया था कि 4 जो n होगा वो सबसे बड़ा ऊर्जा के मामले में, m उससे कम, l उससे कम और सबसे कम k होगा। लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब कई जगह ऐसा होगा कि ये जो उपकोष है sp spdf, जो 4 उपकोष हैं, जो 4 कक्षक हैं, ये जो 4 उपकोष हैं जहां 4 सबसेल है, इन 4 सबसेलों में भी तो ऊर्जा का अंतर हो सकता है। इनमें हम ये कैसे पता करें कि S जो है उसकी ऊर्जा कम है जबकि D की ऊर्जा उससे ज्यादा है, या S की ऊर्जा कम है या D की ऊर्जा ज्यादा है, या P की ऊर्जा कम है D की ऊर्जा ज्यादा है, या F पहले भरे या D पहले भरे या P पहले भरे? ये बात हम कैसे पता लगाएं? तो उन्होंने कहा इस बात को पता लगाने के लिए आप कुछ नहीं करने की जरूरत। इसके लिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया क्वांटम संख्याओं से संबंधित। अब क्वांटम संख्याएं पढ़ने के लिए हम क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगांशी क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या को प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, द्विगांशी को बोलते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर, और इसके बाद में चुंबकीय या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम संख्या या चक्रण क्वांटम संख्या। 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं बताएंगे। जब क्वांटम संख्याएं हम पढ़ेंगे तो पूरी बात करेंगे। अभी जितना हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जरूरत है उन सब पर हम बात कर लेते हैं। जो क्वांटम संख्या होती है उनके बारे में एक साधारण जो है क्वांटम संख्याओं को देख लेते हैं एक बार। जो क्वांटम संख्याएं होती हैं वो 4 होती हैं। 4 में जो पहली क्वांटम संख्या है प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, उसको n से व्यक्त करते हैं। ये देखना आप, n जो होता है वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उसके पहले लिखे गए कोषों की संख्या। जैसे अभी लिखा था 1s 2s 2p 3s, ये कभी भी, ये n जो होता है कभी भी 0 नहीं हो सकता, कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये सदैव पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा, +1 +2 +3 +4। तो n को तैयार रखने के लिए सिर्फ इतना ही जरूरी है कि +1 +2 +3 +4, और ये किसी भी नंबर में आगे, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे आगे लिखा रहता है। जैसे 1s 2s, अगर 2s में बात करें हम, बताओ 2s में n का मान बताओ, तो 2s में n का मान 2 होगा, 3s में n का मान तो 3 होगा, 4s में n का मान तो 4 होगा। इसके बाद जब द्विगांशी क्वांटम संख्या की बात करते हैं, द्विगांशी क्वांटम संख्या, ये एंगुलर क्वांटम संख्या, इसको l से व्यक्त करते हैं। l का मान, जो l का मान होता है वो spdf पर निर्भर करता है। मतलब जो s होता है उसके लिए 0, p के लिए ये 1, d के लिए 2, f के लिए 3। द्विगांशी क्वांटम संख्या जो होती है वो s0 p1 d2 f3। आप समझिए बात, जो द्विगांशी क्वांटम संख्या है वो spdf पर उपकोषों की बात करेगी, जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो कोषों की बात करेगी, उनकी नंबरिंग करेगी। जबकि जो द्विगांशी क्वांटम संख्या है अगर spdf की बात करेगी, इन्हें 0 1 2 3 के रूप में प्रदर्शित करेगी। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे में, जब तीसरे में बढ़ेंगे तो तीसरी होगी चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे हम चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे हम m से प्रदर्शित करते हैं। m को लिखने के लिए -l से +l तक, जिसमें 0 भी सम्मिलित है। इन पर हम दोबारा बात करेंगे, क्वांटम संख्याओं को पूरा बताएंगे। प्लांक ने जितनी भी क्वांटम संख्याओं के बारे में जो बातें बताई वो सिर्फ हम एक अलग सेशन में क्वांटम संख्याओं पर बात करेंगे। अभी जितना हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्वांटम संख्या चाहिए हम सिर्फ उन पर बात कर रहे हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या के लिए
L माइनस L से प्लस L तक, मतलब जो L की वैल्यू निकलेगी, जैसे कह दिया कि 3s लिखा, आप समझिए बात, 3s लिखा है, बोले 3s में बताओ मुख्य क्वांटम संख्या या n का मान बताओ, तो n का मान 3s में 3 होगा। जबकि आपसे पूछ दे L का मान बताओ, तो जब 3s की बात कर रहा है तो हमें तुरंत जाना पड़ेगा SPDF, और L बराबर हमने लिख रखा है S का मान 0, L का मान 0। अब जब बात करेगा M की, तो M होता है माइनस L से प्लस L तक। अब माइनस L से जब प्लस L तक होता है तो 0 में माइनस क्या क्या प्लस, तो सिर्फ 0। यही अगर 3s की जगह 3D होता, तो जब 3D हो जाता ये, अगर बाई चांस दिया होता 3D और बोल देता इसमें बताओ n का मान, तो n का मान तो 3, अब पूछ दे L का मान, तो L का मान SPD D 2, n का मान 2। जबकि अगर आपसे m का मान पूछ दे तो m का मान -2, -1, 0, 1 और 2, मतलब माइनस से लेकर प्लस तक, बाद बीच में 0 भी संभव, जितने भी नंबर संभव वो सभी माइनस से प्लस L तक, बीच में 0। अब चौथी जो क्वांटम संख्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या के बाद स्पिन क्वांटम नंबर, ये चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर, इसे S से प्रकट करते हैं। इसमें बताया गया कि इलेक्ट्रॉन के भरने की जो स्थिति होगी वो 2 ही रूप हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन सीधा भरेगा या तो इलेक्ट्रॉन उल्टा भरेगा। आप बात समझिए, इन्होंने कहा अगर हम मान लो S की बात कर रहे हैं तो S में कितने इलेक्ट्रॉन, बोले 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कक्षक कितनी थी, 1 कक्षक, तो 1 कक्षक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ऐसा होगा एक ऐसा होगा। ये कहीं नहीं लिखा, किसी किताब में नहीं लिखा कि ऐसा ही होगा, हो सकता है कि पहले वाला उल्टा हो आगे वाला ये, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ऐसा हो सकता है कि पीछे वाला उल्टा हो या आगे वाला उल्टा हो, इनका क्रम कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन अगर 3 कक्षक हैं, जैसे पी कक्षक की बात करोगे और पी कक्षक में अगर हम इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो पहले एक एक करके भरे जाएंगे, इसके बाद उनकी पुनरावृत्ति होगी, ये नियम है। पी में 6 होते हैं तो पहले एक एक भरो, फिर इसके बाद उनको दोहराओ। तो जो S होता है, जो चक्रण होता है, वो सिर्फ +1/2 या -1/2 को डिनोट करता है, मतलब इसमें 2 ही मान संभव, या तो +1/2 आएगा या -1/2 आएगा। कब +1/2 आएगा, कब -1/2 आएगा, इस बात का अभी निर्धारण नहीं कर सकते। जैसे कि हमने अगर आपसे इसमें पूछ दिया कि 3D में आप बताओ कि चक्रण S का मान +1/2 होगा या -1/2 होगा, 3D में D में कितने कक्षक, D में 5 कक्षक, इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन 10। अगर D पूरा भरा है तो 5 कक्षक पूरे भरे हो। अब S का मान 1/2 भी हो सकता है और -1/2 दोनों, लेकिन अगर गलती से एक इलेक्ट्रॉन छूटा होता 9 होते, तो अब बताओ S का मान, तो वहां पर S का मान बदल जाएगा और -1/2 रहे, +1/2 रह जाएगा। ये बात हमें अलग से चक्रण क्वांटम संख्या को हम विस्तृत से समझाएंगे। अभी अगर आपसे पूछा जाता है तो चक्रण क्वांटम संख्याओं के मान दोनों लिखने पड़ते हैं। अगर बाई चांस पूछ दिया जाए कि 3D10 में चक्रण क्वांटम संख्याओं का मान बताओ, तो वहां पर +1/2 या -1/2 दोनों संभव है। जब चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान तो -n से +l, हमने निकाल के बताया -2 से 2 तक। द्विगंशी क्वांटम संख्या SPDF के हिसाब से देखेंगे और मुख्य क्वांटम संख्या इस हिसाब से देखेंगे। इन क्वांटम संबंधों पर दोबारा बात करेंगे। जब दोबारा बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि किसी भी कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n²। इसके अलावा हम बताएंगे कि कब चक्रण क्वांटम संख्याओं में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या L+1। इन सब पर बात करेंगे, उनका पूरा निगमन करेंगे। लेकिन अभी हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने के लिए सिर्फ इतना देखना था कि मुख्य क्वांटम संख्याओं को, मुख्य क्वांटम संख्याएं क्या होती है। मुख्य क्वांटम संख्याएं किसी भी उपकोष के आगे लिखे गए पूर्णांक होते हैं। द्विगंशी क्वांटम संख्या उपकोष को डिनोट करती है और उसमें उपकोष के लिए 0, 1, 2, 3 मान होते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या -l से +l तक होती है और चक्रण क्वांटम संख्या +1/2 भी हो सकती है, -1/2 हो सकती है। हमें सिर्फ 2 को समझना था, हमने समझा चारों दिए हैं, n और l को, क्योंकि हर जगह जब हम आगे चलकर इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो उनमें एक सिद्धांत आएगा कि n+l का सम देखो, n+l का सम देखो। अब n और l हमको पता ही नहीं, तो n और l दोनों याद रखेंगे। जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने गए तो हमने अगर आपसे कहा कि 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, तो आप क्या करेंगे, आपने कहा पहले S, दूसरे में S और P, तीसरे में S, P और D, पहले में S, दूसरे में S, P, तीसरे में S, P और D, चौथे में S, P, D और F। ठीक, बढ़िया। बोले मैं 30 तक करना है ना, बोले हाँ 30 तक तुम्हें करना है। हमने जनरल पढ़ रखा था 2, 8, 18 इसे उठा के गिन लिया था, फालतू का पूरा लिखने की जरूरत नहीं, ये याद कर लेते हैं लोग। हम नहीं चाहते कि इन चीजों को रटो जिससे कि आगे चलकर भूल जाओ।
भूलना नहीं है, इन चीजों को ऐसे तैयार रखना है कि पहले कोष में सिर्फ एस उपकोष, दूसरे में एस और पी, तीसरे में एस पी डी, चौथे में एस पी डी और एफ। तो आप देखो अगर पहले में 2 8 18 की बात करोगे 32 तो 30 तो यहीं तक हो गए, 28 यहां तक हो गए। जब 28 यहां तक हो गए तो आराम से बेड़ देते 6s2 6 D10 30, 10 से 16 2 18 6 24 2 26 2 28। अब अगले में भी ये भरा जाए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना। हमने जो अभी तक पढ़ा, जिस हिसाब से हमने पढ़ा उस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। ये जब तक नील्स बोर या बोहर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर गए थे, जो सोमरफेल्ड जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में कोष और उपकोष की अवधारणा दी, वहां तक के लिए था। ये आज की स्थिति में देखो तो गलत है, आज की स्थिति में देखो तो ये गलत है। पूछो क्यों गलत है, इस बात को हम बताएंगे। इससे पहले ये समझो कि ये जो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है, ये सिर्फ हमने सोमरफेल्ड हो, नील्स बोर हो या रदरफोर्ड हो, उनके कोष उपकोष और कक्षक की अवधारणा के आधार पर करती। लेकिन जब कोषों की अवधारणा दी गई थी तो जो कोष ऊर्जा के बढ़ते क्रम में रखे गए थे, मतलब जिसकी ऊर्जा कम होगी वो नाभिक के पास वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जिनकी ऊर्जा ज्यादा होगी वो नाभिक से दूर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यही नियम उपकोषों पर भी लागू होता है। और अपवाहु नियम के अंतर्गत नील्स बोर ने दोबारा इस नियम को लिखा और उन्होंने बताया कि जो उपकोष ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होंगे वो नाभिक के पास, कम ऊर्जा वाला उपकोष नाभिक के पास, ज्यादा ऊर्जा वाला नाभिक से दूर होगा। मतलब कम ऊर्जा वाला उपकोष पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा, जबकि ज्यादा ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन बाद में भरेगा। बोले भाई इनकी ऊर्जा का निर्धारण कैसे करेंगे, KLMN में तो आपने लिख दिया कि KLMN आपने सिद्ध करके बता दिया था। अब यहां कैसे भरेंगे, तो उन्होंने कहा इसके लिए क्वांटम संख्याओं को समझना होगा। क्या क्वांटम संख्याओं में जो मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगुणसी क्वांटम संख्या होती है, उनके सम को देखना होगा, उनके सम को देखना होगा। जैसे इसी को देखें, इसका सही क्या होगा इस बात पर पहले देखें। तो उन्होंने कहा मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगुणसी क्वांटम संख्या को समझना होगा। बोले मुख्य क्वांटम संख्या का मुख्य क्वांटम संख्या n होती है और द्विगुणसी क्वांटम संख्या l होती है, हमें इनके सम को देखना होगा। बोले जिनमें इनका सम ज्यादा होगा वो बाद में भरे जाएंगे, जिनमें इनका सम कम होगा वो पहले भरे जाएंगे। बोले अगर ऐसी स्थिति आई कि इन दोनों का सम बराबर आ गया, बोले अगर बराबर आ जाए तो सिर्फ मुख्य क्वांटम संख्या n को देखो, सिर्फ उनके कोषों को देखो, तब हम KLMN पर पहुंच जाएंगे। अगर हमें उपकोष की ऊर्जा क्रम हम देख रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि उनके जो उपकोष में ऊर्जा है, जो उनके सब सेल हैं, उनके ऊर्जा क्रम बराबर आ जाए, उनमें दोनों में ऊर्जा बराबर आ जाए, तब हम क्या करेंगे, तब उन्होंने कहा सिर्फ कोष की अवधारणा। तब बेसिक वहीं पहुंच जाओ जहां से शुरुआत की थी। अगर उपकोष बराबर है, ऊर्जा में दोनों बराबर है, उपकोषों की ऊर्जा आपस में बराबर है, तो सिर्फ हम कोष की बात करें, तब हम n को देखेंगे। उन्होंने कहा ठीक शुरू करो। बोलो शुरू करो। देखो n+l कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया n किसी के आगे लिखी गई संख्या होती है, ये पूर्णांक होती है, कभी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती। बोले ठीक। बोले l कैसे निकालोगे, का l के लिए हम बताए दे रहे हैं SPDF 0 1 2 3। इन पर भी बात करेंगे कि ऐसा क्यों है कि S0 है, P1 है, T2 है, F3 है, इन पर भी बात होगी। जब क्वांटम संख्याएं पढ़ेंगे तो इनको बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे कि 0 1 2 3 क्यों होता है। अभी अगर बताएंगे तो ज्यादा उसी में उलझे रहेंगे। तो अभी देखना है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, इनमें गलती कहां है। उन्होंने कहा देखो पहला जो उपकोष था उसमें 1s2 था, हमें कोई दिक्कत नहीं, पहले देख लो। लेकिन एक बार जब हम n+n निकाल रहे हैं तो सभी के लिए देखो। बोले देखो n+l, बोले n का मान कितना है, बोले 1, n+l इसमें देखेंगे। बोले n का मान 1, बोले l का मान, बोले l का मान s के लिए, बोले 0, तो 1 + 0 कितना, करे 1, करे 1। ठीक, अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब यही पहले भरा जाएगा। बोले क्यों, कहते n+l का मान भी 1 आ गया, तो बाई चांस अगर अगले के साथ इसका बराबर आ गया तब भी क्रमांक के अनुसार, मतलब n के अनुसार, मुख्य क्वांटम संख्या के अनुसार ही पहला ये बने जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही होगा। बोले 2s2 देखो, 2s2 अगर देखोगे तो n2s वही 0, तो फिर इसमें भी n+l 2 आया। बोले 2p6 देखो, बोले 2p6 में देख लो n2 p1 3, ये 3। 3s2 आओ, बोले सही भरे, देखो पहले में 1 था, दूसरे में 2 था, तीसरे में 3 है, n+l का सम। चौथे में 3s2, बोले इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 क्योंकि n 3 है जबकि l 0 है, इसके लिए l कितना है 0, तो बोले 3। अब क्या करें, बोले 2p6 और 3s2 दोनों बराबर फंस गए, इनमें हम क्या करें, तो
तो बोले इनमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमने बताया कि जब n+l उनके उपकोषों का और उनके कोषों की ऊर्जा बराबर आ जाए तो हम सिर्फ कोष की बात करेंगे, हम उनके कोष के क्रमांक को देखेंगे, उनके कोष की ऊर्जा बढ़ते क्रम को देखेंगे। तो हमने देखा कि 2 पहले आता है या 3, बोले 2 नाभिक के समीप आता है, तो पहले 2 को भरो, तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं, 2p ही पहले भरा जाएगा, 3s2 भी पहले भरा जाएगा। लेकिन हम जब आगे आए तो हमने देखा 3p6 में देखो p पर p के लिए l का मान 1 है, जबकि आगे n 3 है, तो ये हो गया 4। बोले 3d10, बोले 3n, और d के लिए l का मान 3 है, तो हो गया 6। बोले 4 के बाद सीधा 6, बोले 4s2, बोले 4s2 के लिए जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि इसका मान तो 4 है, s के लिए इसका 0 है, मतलब यहां पर n+l 0 है। मतलब देखना आप, जो 3d10 के लिए n+l 4 हुआ, 3d10 के लिए n+l 6 हुआ। कैसे हुआ ये ऊपर बात कर चुके, n+l मतलब n 3, l की बात करोगे तो d के लिए l 3 है, देखो f के लिए 4, d के लिए 3, 3 3 6 हो गया। जब 4s2 की बात कर रहे हैं तो n 3 है, जबकि s के लिए 0, तो ये 4 हो गया। बोले यार यहाँ स्थिति गड़बड़ है, बोले बिल्कुल गड़बड़ है। जो 3p6 है उसमें ऊर्जा 4 है, जो 3d10 है उसमें ऊर्जा 6 है, जबकि 4s2 जब है कोष और उपकोष की ऊर्जा देख रहे हो तो उसमें 4 है। आपने इसे पहले भरा, इसे बाद में भरा, ऐसा क्यों? बोले ऐसा हमने थोड़ा ना किया, इससे पहले में कोई सिद्धांत ही नहीं पता था कि अफवाह क्या बता गए। नील्स बोर ने अपने आगे चलकर क्या सिद्धांत दिया, n+l का सिद्धांत हमें पता ही नहीं था। बोले अब देख लो, जो 3d10 और ये 4s2, पहले तो इन्हीं में आप संतुलन कर लो। बोले इसकी भी 4 ऊर्जा, इसकी भी 4 ऊर्जा, बोले फिर कैसे भरे? बोले देखो हमने बताया ना कि जब ऊर्जा समान आ जाए तो उनकी मुख्य क्वांटम संख्या अर्थात उनके आगे लिखे पूर्णांकों को ही देखेंगे। जिनका पूर्णांक कम होगा या जिनकी कोष या जिनकी मुख्य क्वांटम संख्या का नंबर कम होगा उसे पहले भरेंगे। बोले 3p6 4s2 किसकी मुख्य क्वांटम संख्या का मान कम है? बोले 3p6 4s2 3 का। बोले कोई दिक्कत नहीं, इसको तो छूने नहीं, ये भी सही होगा। बोले 3d10 और 4s2 में देख लो, इसमें हम सबसे पहले n+l ही देखेंगे। बोले हमने इसमें देखा n+l, तो n+l कितना आ रहा 6, इसमें n+l 4। बोले बस गलती यही होगी। अब यहां पर हम 4s2 पहले भरेंगे, इसके बाद 3d10 भरेंगे, ये इनका क्रम बिगड़ जाए। कुल मिलाकर इतना समझना था, ऐसे चल के आगे होता जाएगा कि ऐसे ही चेक कर करके हम देख सकते हैं कि किनको हमें आगे बढ़ना, किनको पीछे बढ़ना। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या निकला? अगर हम प्राचीन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों की तुलनात्मक देखेंगे, जो पुराना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, पुराना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और नवीनतम। तो पुराने में कुछ नहीं था, पहले में s, दूसरे में spd, दूसरे में sp, तीसरे में spd, चौथे में spdf। कितने भी इलेक्ट्रॉन हो आगे भी बढ़ाते चले जाओ। एक उपकोष के अंदर 4 कोष, एक कोष के अंदर 4 उपकोष से ज्यादा ऊर्जा स्तर संभव नहीं। अगर एक कोष है तो उसके अंदर अधिकतम 4 उपकोष होंगे। अब अगर 5वां आ जाएगा, हो सकता है कि 118 का पूछ देता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पुराने के हिसाब से, जो कि पूछा नहीं जाता, ये एक्चुअली में गलत हो चुका है। लेकिन अगर बाई चांस पूछ देता तो 5वें के लिए हम spdf भर देंगे, 6ठे के लिए भी spdf भर देंगे। सिर्फ उनके आगे जो मुख्य क्वांटम संख्या हम लिखते थे, जो उनके आगे पूर्णांक लिखते थे, उसमें 5 लिखेंगे, 6 के लिए 6 लिखेंगे। लेकिन जो उपकोष है वो अब अधिकतम 4 ही संभव, क्योंकि 4 से ज्यादा किसी भी कोष में उपकोष नहीं ढूंढे गए। सिर्फ एक कोष में अधिकतम 4 उपकोष ही खोजे गए। मतलब एक कोष, एक सेल में सिर्फ 4 उप सबसेल हो सकते हैं। कोष कितने भी हो सकते हैं, कोष अनंत है, कोष जो है अनंत हो सकते हैं, n का मान अनंत हो सकता है, 1 से लेकर अनंत। मतलब कोषें जो है, जो सेल है, वो तो अनंत हो सकती है, लेकिन उनके अंदर जो उपकोष है वो सिर्फ अधिकतम 4 संभव है। तो इस बात के हिसाब से अगर हम देखते थे तो हम देखते थे कि s उपकोष है, कितने कक्षक? पहला एक कक्षक, 2 इलेक्ट्रॉन भर लेते थे, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 6। बोले d कितने कक्षक? बोले d में 5 कक्षक, कितने इलेक्ट्रॉन? बोले 10। ऐसे करके हम कर लेते थे। लेकिन इस बात का खंडन हो गया जब अफबाऊ का नियम, पाउली का हुंड का नियम आया, तो उन लोगों ने बता दिया, या मुख्य क्वांटम सिद्धांत के आधार पर मुख्य रूप से नील्स बोर ने ही इसका खंडन कर दिया और उन्होंने बता दिया कि जब हम ऊर्जा भरेंगे तो आपने सिर्फ अभी तक जिन ऊर्जा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिर्फ उनके कोषों के ऊर्जा क्रम में की, लेकिन उनके उपकोष की भी बात करनी पड़ेगी। हो सकता है कि उनमें कुछ उपकोष ऐसे हो जो किसी दूसरे की तुलना में कम ऊर्जा के हो, तो उनमें भी पहले इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे, या उनमें मुख्य क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम या द्विगुणित क्वांटम संख्या का योग दूसरे की तुलना में कम हो, तो हमें उनमें पहले इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा। अगर उनमें बाई चांस बराबर आ जाता है
तो हम उनमें n के हिसाब से भरेंगे, तो सिर्फ हम उनकी नंबरिंग के हिसाब से भरेंगे, सिर्फ हम उनके कोषों के हिसाब से भरेंगे। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये पुराना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब नहीं पढ़ा जाता है, इसको हम बिल्कुल हटा देंगे। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, इसके लिए हम ट्रिक भी बताएंगे, आराम से एक ही बार में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरे याद भी हो जाएंगे। अभी सिर्फ समझाने की कोशिश है कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत क्यों हुआ। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का गलत होने का कारण यही था कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोषों की तो ऊर्जा का अध्ययन करा सकता था, जो पुराना वाला था, कोषों के बढ़ती ऊर्जा क्रम में तो था, बढ़ती ऊर्जा क्रम के लिए सही था, क्रम के लिए सही था, लेकिन उपकोषों के बढ़ते ऊर्जा क्रम की व्याख्या न कर सकते। उपकोषों जो सबसेल थे उनके बढ़ती ऊर्जा क्रम या ऊर्जा क्रम की ये बात ही नहीं कर सकते, की व्याख्या ना कर सकते, इसीलिए पहला वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था वो खत्म हो जाता। अब दूसरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे, जिसको हम आज की डेट में पढ़ते हैं, जिसके आधार पर हम 118 तत्वों तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, उसी को हम समझेंगे। 118 के बाद 500 तत्व भी खुद जाए, उनका भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर सकते हैं, उसके लिए हम ट्रिक भी बताएंगे, बड़ी आसान होगी। अभी जो हमें समझना है वो सिर्फ ये समझना है कि जो वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके लिए हमें कौन कौन से फैक्ट याद रखने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए पहला फैक्ट ये होगा कि ऊर्जा को उनके बढ़ते जो कोष है उनको उनके ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे, मतलब पहले के कोष, फिर एल कोष, फिर एम कोष, फिर एन कोष। के कोष में सिर्फ एस, एल में एस और पी, एम में एस, पी और डी। इसके बाद जब हम एन की बात करते हैं तो उसमें एस, पी और डी और एफ उपकोष, इतने उपकोष भरे जाएंगे उनके, और ये उपकोष इलेक्ट्रॉनों की या उनके ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाएंगे। जो कोष होंगे ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाएंगे। कोष, जो कोष होंगे 4, ये बात समझो पहले, इनको हम ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, ऊर्जा के बढ़ते क्रम, हमने इनको पहले ऊर्जा के बढ़ते क्रम में बढ़ा, जो पुराना सिद्धांत था उसी से ले लिया। इसके बाद अब हम एसपीडीएफ को भी देखेंगे। एसपीडीएफ क्या था? उपकोष। उपकोषों को हम कैसे भरेंगे? उपकोषों को भी हम उनके ऊर्जा स्तर या उनके ऊर्जा के क्रम के हिसाब से भरेंगे। अगर हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो इलेक्ट्रॉन हम पहले उनमें भरेंगे जिनमें चुंबकीय क्वांटम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या और द्विवंशी क्वांटम संख्या का योग कम हो। किनकी तुलना में? जिनके ज्यादा है। इनको हम पहले भरेंगे, इनको हम बाद में भरेंगे। लेकिन गलती से अगर ये कहीं बराबर निकल आते हैं, गलती से ये बराबर निकल आते हैं तो अब हम इनके हिसाब से एन के हिसाब से भरेंगे। हमने बताया कि n प्लस एल कैसे निकालेंगे। n क्या होता है? जैसे कि बनेस लिखा है, हम कहीं इसमें n का मान बताओ तो n का मान 1 है, हम कहीं आपसे l का मान बताओ तो l का मान 0 है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है एस पी डी एफ, यहाँ l लिख लेते हैं 0 1 2 3। हम बात करेंगे कि l का मान 0 1 2 3 ही क्यों होता है। s का मान 0, s के लिए l का मान 0 होगा। आई समझ में बात? नहीं आई? जो आज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं, जैसे हम अगर आपसे बोल दें कि कोई भी परमाणु या कोई भी तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 25 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, तो आप वही पुराना सिद्धांत उठाओ, बनेस एसपी एसपीडी एसपीडीएफ, इस हिसाब से पढ़ो। इस हिसाब से हम तो कोई भी सिद्धांत कर सकते, कोई भी नियम कर सकते, और n प्लस एल चेक करके हम उनको वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ले आए। लेकिन हर बार इतना करना कठिन होता है, एग्जाम में देखना पड़ता है, चीजें रटनी पड़ती हैं, तो उनको रटने से अच्छा एक ट्रिक है, उनको उसको हम आसानी से समझाएंगे अगर शायद समझ में आ जाए। जैसे हमने इसमें भरो तो पहले में 2, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10, देखो हो गए 25। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 10 28 हो गए। अब डी में कितने आएंगे? डी में आएंगे 6 2 8 6 14 2 16 2 18 7 25 7 आएंगे। हमने बताया था कि डी में कितने कक्षक? डी में कितने कक्षक? डी में 5 कक्षक, डी में 5 कक्षक। अब यहां समझौता की भी थोड़ी बात कर ले। डी में 5 कक्षक, पहले एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, 6 1 7 5 कक्षक। अब इसमें संयोजकता क्या है? तो इसमें संयोजकता 3 है।
संयोजकता का मतलब होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन अकेले रह गए उन्हीं को हम गिनेंगे, गिने कि जो भर गए, जो बचे हैं 1 2 3। हो सकता था कि इसमें सिर्फ 4 होते, अगर बाहर कक्षा में सिर्फ 4 होते, डी में सिर्फ 4 होते, अगर बाई चांस इसमें भी 7 है और इसमें पूछ देता 22 का, तो डी में अगर 4 होते तो हम ऐसे भरते, तो इसकी संयोजकता 4 होती, इसको हम काउंट नहीं करते, छूट गए, इसकी संयोजकता 4 होती। तो अगर हम इसकी भरने की बात कर रहे हैं तो ये भर गया, जो हमने पुराना सिद्धांत देखा उसके हिसाब से। लेकिन ये सिद्धांत यहां आकर रुक जाता था, क्योंकि हमने पढ़ा था कि डी और n प्लस एल की वैल्यू थी, उसमें 6 हो जाती है और यहाँ पर n प्लस एल की वैल्यू 4 होती है। तो हम यहाँ पहले हम s भरेंगे, sp माने s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ हम पहले 4s2 भरेंगे 20। अब इसके बाद हम भरेंगे d, तो d में 3d कितने आएंगे 5। अब अगर संयोजकता की बात करोगे, पहले संयोजकता 3 आ रही थी, अब संयोजकता 5 आएगी। 1 2 3 4 5, पांचों अकेले हैं, मतलब संयोजकता 5 होगी। संयोजकता जब आगे जाकर खोजी गई तो उसके हिसाब से ये जो वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है दोनों के हिसाब में इतना अंतर। अब हम ये याद कैसे करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये इसका क्या होगा, पहले वाले का क्या होगा। पहले वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को तुम पढ़ के भूल चुके, उसको तो हमें भूल जाना है, उसको सिर्फ समझाने की कोशिश थी, जो कि अवधारणा थी कोष की, सेल की, जो थी सबसेल की, जो थी ऑर्बिटल कक्षक की, और जो थी 2 इलेक्ट्रॉन की। इसके आधार पर हम किसी को भी, हमें कोई मूर्ख नहीं बना सकता था कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आराम से 4 कक्षाओं में बांट लेते थे, पहले में एस, दूसरे में 2 उपकोष एस और पी, तीसरे में एस पी और डी, चौथे में एस पी और डी और एफ, चारों उपकोष, उस हिसाब से हम इनका विभाजन कर लेते थे। लेकिन जो अब वर्तमान में जिस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको समझने के लिए सबसे अच्छा है, चाहे वो 118 का पूछे या 500 का पूछे। वर्तमान में तो 118 तत्व है, अगर बाई चांस आगे चलकर 200 तत्व हो जाए, उनका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे तो आपको सिर्फ एक ट्रिक आजमानी है। पहले में कितने थे एस, पहली कक्षा में था ना। दूसरे में कितने थे, दूसरे में बोला 2s 2p, बोला ठीक। तीसरे में 3s 3p और 3d। चौथे में 4s 4p 4d और 4f। चाहो तो आगे भी लिख लें, 5s 5p 5d 5f। देखो इनमें तो ऊर्जा स्तर बढ़े नहीं, इनमें तो सबसेल बढ़े नहीं। क्यों नहीं बढ़े, क्योंकि एक कोष में अधिकतम, एक सेल में अधिकतम 4 सबसेल संभव, इससे ज्यादा सबसेल नहीं संभव है। जब तक हमें पता था तब तक हमने देख लिया, इसके आगे 4 सबसेल। इसी हिसाब से 6x 6p 6d 6f कितने भी पूछे। अब आप कैसे चलोगे, आप यहां से चलना स्टार्ट, सीधे आओगे, इसी के बगल में तुरंत खाली स्थान में वापस जाओगे, फिर भरे में आओगे, फिर इसके बाद यहां आओगे, ये थोड़ा गैप कम है, ये बीच गैप करना पड़ेगा। यहाँ 2s 2p यहाँ 1s। जब पहले आएंगे तो ये आएंगे, खाली में वापस जाएंगे, फिर भरे में आएंगे, फिर खाली में वापस जाएंगे और भरे में आएंगे, फिर खाली में वापस जाएंगे और भरे में आएंगे, फिर खाली में वापस जाएंगे, भरे में आएंगे, फिर खाली में वापस जाएंगे, फिर खाली में वापस जाएंगे, भरे में आएंगे, इसी हिसाब से फिर भरे में आएंगे। आप समझो, 1s पहले हम आए, फिर खाली वापस गए, फिर उधर से हम एक लेकर आए, फिर हम खाली वापस गए, फिर हम इधर लेकर आए, फिर खाली वापस, फिर लेकर आए, फिर खाली वापस, सीधे सीधे सीरियल मिलाते चले। 1s लिखा, 2s लिखा, 2p लिखा, 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5s। अब इनको उठा के देखना, पहले में 1s, फिर 2s 2p 3s 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 1s 2s 2p 3s 3p 3d 3s 3p 4s आएगा। देखो 3p के बाद 4s आया, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s,
5s के बाद फिर वापस आए कहाँ 4d पर, 4d के बाद आए 5p, 5p के बाद फिर वापस आए 4f, 4f के बाद आए 5d, 5d के बाद फिर वापस आए 5f। ये क्रम 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4d हमने देखा था। वैसे हमारे हिसाब से sp के बाद d आना चाहिए, लेकिन ऐसा है वही क्रम आया। देखो 1s 2s फिर 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 5f 5d 5, यूं चलना है। एक बार और समझ लो इस चीज को। वही लिखने का तरीका जिस तरीके से हम आपको लिखने को बता रहे हैं, बार बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाने की कोशिश कर, उसी हिसाब से देखेंगे। पहले हम यस लिखेंगे, सिर्फ यस, अलग अलग पेन ले लें। पहली जो कोष थी, जो पहला कोष था उसमें सिर्फ एक कोष थी एस, ये पहली हो गई, ठीक है। अब जो दूसरी कोष थी उसमें दो उपकोष थी, एक एस भी थी दूसरी पी भी थी। बोलो हाँ है। जब तीसरी कोष की हमने बात की, कम से समझाते हैं, हल्के समझाते, एस पी और डी था कि नहीं था। जब चौथे उपकोष की बात की, जितनी हमने कक्षाएं पढ़ी कोष उतने पढ़े, 60 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले समझो, इसके बाद आगे का निकाल लोगे, आप समझ जाओगे खुद। डी एफ, ये था क्रम की नहीं था। ये सुव्यवस्थित क्रम है जिस हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, जिस हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे ये उसका क्रम। अब देखना, जब इसकी हमने बात की, पहले में था, दूसरे में एस और पी 2 थे, तीसरे में एस पी डी 3 थे, चौथे में एस पी डी एफ 4 थे। जब इनके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, इन सबको बिगाड़, इस चीज को समझना था, समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, यहां से शुरुआत करेंगे, इस हिसाब से यहाँ आए जो खाली स्थान है इसमें एक बार वापस जाएंगे, इसके बाद फिर हम यहीं आएंगे, फिर खाली में वापस जाएंगे, बिल्कुल सामने चलेंगे, देखो सामने कुछ पड़ा, फिर हम खाली जाएंगे, फिर हम इसके सामने आएंगे, फिर हम खाली जाएंगे, फिर इसके सामने, फिर खाली जाएंगे और इसके सामने, खाली जाएंगे इसके सामने। ये क्रम, मतलब पहले आए, फिर खाली रास्ते पर वापस लौटे, फिर भरे रास्ते पर आए, फिर खाली गए, फिर वापस, फिर खाली, फिर वापस, यही क्रम चलता है। तो यस एस पी डी एस पी डी एफ, अगर आप देखना चाहते हो तो इसको एक तरीके से और याद कर सकते हो, सीमा, फिर सीमा और उसके पापा, फिर सीमा और उसके पापा के साथ उसके देवर भी, सीमा पापा देवर, और ऐसे कुछ भी बना लो, नहीं समझे। इसका 1 था, बोलो हाँ। ये 2 में था, बोलो हाँ। ये 3 में था, 3 में, 3 में, ये 4, ये 4 4 4। अब समझो, पहली सीट पर सीमा, दूसरी सीट पर उसके पापा, तीसरी सीट पर पापा के साथ 3 देवर, चौथी सीट पर पापा और उसके साथ साथ में 4 देवर, 4। इतना याद कर सकते हो यहां तक, 30 तक के लिए आराम से। पहली सीट पर सिर्फ सीमा, दूसरी सीट पर सीमा और उसके पापा, तीसरी सीट पर सीमा, पापा और उसके 3 देवर। 1s 2s 2 2p6 3s 2 3p6 3d10 4s 2 4p6 4d10 4f14, बस खत्म। ये था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर इसको आप याद करने का शौक रखते हैं तो आराम से याद करो। 1s2 30 तक याद कर लो, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, आगे इसे चलेगा 3d10 के बाद 4s2 3d10 4p6 और 4p6 के बाद फिर 4d10 4f14, इतना बहुत। 30 तक याद कर लो यहां तक। 6 2 8 2 10 6 16 2 18 2 20 10 30, यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, जितना हमें भी याद। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। इस पर एक सवाल पूछा गया, आज तक सिर्फ एक ही सवाल पूछा गया कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। इसमें एक समस्या आ जाती है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही सही रूप है, दो अपवाद है, एक कॉपर और दूसरा क्रोमियम। एक कॉपर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका अपवाद है और दूसरा क्रोमियम। एक कॉपर और दूसरा क्रोमियम। ऐसे आप देखो, जब कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 29 होता है। 29 का अगर हम करेंगे तो हम कर लेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9।
2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 9 29। ये एक अपवाद है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का खंडन करता है। इसमें क्या होता है कि 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 9 29। यहाँ क्या होता है कि भरने का क्रम तो यही है, तब ये पुराने वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चले जाते हैं। अब ये कहते हैं कि 2 से 1 ले लो, पहले इसे पूरा कर। ये कहते हैं कि जो उपकोष है, जो डी और एस उपकोष है, ये डी अभी अस्थायी है, डी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की वजह से अस्थायी है। आप ऐसा करो, आप इससे पहले इसे भर दो, मतलब 4s1 3d10, इनका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। एक बार नहीं, कोई भी रेलवे का पेपर उठा के देख लो, 50 बार ये प्रश्न इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम पूरा नहीं देते, क्योंकि आर्सेनिक से इसको जोड़ के देते। आर्सेनिक के आगे सिर्फ इतना देते, जो लड़का जानता है वो कहता है तुरंत जोड़ लेता, 9 तो 11 सही तो है, लेकिन नहीं। 4s1 3d10, यहाँ पर बाहर की कक्षा को पहले हम स्थायित्व देंगे, इसके बाद उसके अंदर की कक्षा को भरेंगे। ये अपवाद है। क्यों अपवाद है, इन पर हम अभी आगे बात करेंगे। जब क्वांटम संख्याएं पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कैसे अपवाद बनते हैं। इसके बाद में जो दूसरा है वो है क्रोमियम। क्रोमियम 24 होता है। 24 की बात करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, शायद यहां तक हो गए होंगे। 24 नहीं, 4s2 3d9। यहाँ क्या होता है, अब यही वाला जो कापर के लिए देखा, क्रोमियम के लिए अलग देखो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d 4 तो 6 6 12 2 14 6 20 तो 24 इससे 24। यहाँ भी यही करते हैं, यहाँ भी इससे एक लेकर इसको दे देते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना देते हैं 4s1 3d5। पूरे 118 तत्वों में सिर्फ ये 2 तत्व और सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ये दोनों प्रश्न करीब 10-15 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखो, रेलवे हो या एनटीपीसी, किसी भी एग्जाम हो, आप वो आराम से उठा के देख लो, CHL हो या CGL का हो, इसमें सभी में पूछे गए कापर और क्रोमियम। कापर और क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप याद रखेंगे कि इनका क्रम तो यही सही है, लेकिन ये अपवाद है और इनको भरने के लिए पहले पीछे वाली कक्षा को स्थायित्व देते हैं। इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं। 4s1 3d5 लास्ट में होता है। कापर हो या क्रोमियम हो, ये आर्सेनिक प्लस 4s1 3d5 बन जाता है। एक क्रोमियम 3d10 बन जाता है और दूसरा वाला 4s1 3d5 बन जाता है। ये था इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 2 एग्जाम्पल थे जो हमें समझाने थे, समझा दिए। इसके बाद कुछ सवाल देख लो जो हमने अभी समझाए थे कि पहले कौन सी कक्षा भरी जाएगी या पहले उपकोष कौन सी भरी जाएगी, उन पर तुम्हें एक बार बात करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जब समझने में आएगा तो आपको दिक्कत फिर ना हो। जैसे हम बात करें, क्योंकि आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहीं भी जा सकते हैं कि 6f और 7d में पहले कौन भरा जाए। 6f और 7d में पहले कौन भरा जाए, तो 6x 7d में देखने के लिए वही अपना सरल सा नियम n+l। n कैसे निकालेंगे, n इनके आगे लिखा 6, इसके आगे n 7। जब l की बात करेंगे तो l निकालने के लिए हमने आपको बताया s p t f 0 1 2 3। f के लिए l का मान 3 है, 3 है, n+n 9। d के लिए l का मान 2 है, दोनों आ गई बराबर। अब जब बराबर आ गई तो उसको पहले भरेंगे जिसमें n का मान कम होगा। n का मान कम किसमें, 6f। 6f पहले भरा जाएगा, 7d10 पहले भरा जाएगा। यही क्रम चलेगा इनका। आगे और देख लो, कुछ एग्जांपल और देख लो। फाइव p4d जो सबसेल है, इनमें किसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। हमने बताया कि इनमें इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हम सबसे पहले इनमें मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर उनमें द्विगंशी क्वांटम संख्या एंगुलर क्वांटम नंबर के सम को देखते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या पूर्णांक होती है। वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उनके सेल या उनके कोष को प्रदर्शित करती हैं, जो उनके आगे लिखी रहती हैं, जो खुद उनके आगे लिखी रहती है। इनको निकालने की कोई जरूरत नहीं। जब इनके सेल की बात करेंगे तो n बराबर 5 और इसमें n बराबर 4। ये आ गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे n से डिनोट करते हैं।
इसके बाद जब हम सबसेल की बात करते हैं, जब हम उपकोष की बात करते हैं, तो उपकोष की बात करने के लिए हमने बताया कि उपकोष चाहे एस हो, पी हो, डी हो या एफ हो, इनके लिए 0, 1, 2, 3। अगर एस उपकोष की बात करोगे तो एस उपकोष में एल का मान द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान 0 होता है, जबकि एंगुलर क्वांटम संख्या द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान पी के लिए 1 और डी के लिए 2, एफ के लिए 3 होता है। जब हमने बात की इनमें किसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाने का कारण 5p 4d। 5p की जब हम बात कर रहे हैं तो n का मान 5, जब p की बात कर रहे हैं तो p मतलब l निकालने के लिए p का मान 1 होगा, n प्लस l का सम 6 होगा, जबकि 4d में अगर n प्लस l का सम की बात हम करेंगे तो 4 प्लस 2 6 होगा। इसमें भी दोनों का मान बराबर आ गया। हमने बताया कि जब मुख्य क्वांटम संख्या तथा द्विगुणित क्वांटम संख्या दोनों का सम यदि बराबर आ जाता है तो पहले मुख्य क्वांटम संख्या या उनके आगे लिखे गए पूर्णांकों को देखते हैं। मतलब जिनके पूर्णांक ज्यादा होंगे उनको हम इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे और जिनके पूर्णांक कम होंगे उनमें हम इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। अब अगर हम 5p और 4d की बात करें तो इनमें मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगुणित क्वांटम संख्या दोनों का सम बराबर आया, दोनों का मान बराबर आया, n प्लस l का सम दोनों के लिए बराबर आया, तो हम 5p को पहले भरें या 4d को, तो सिर्फ हम मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखेंगे। इस स्थिति में सिर्फ हम 4d को पहले भरेंगे, मतलब 4d10 और 5p, p में 6 आते हैं, 5p 6। दोनों हमने उदाहरण लिए, दोनों कहीं ना कहीं बराबर आ गए। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम p और s को लेते हैं, 6p और 5 8 3s, साफ साफ गलत हो जाएगा, 4s और 5p को ले लेते हैं। अब देखो n का मान 4, n का मान 5, इसके लिए l का मान spdf से 0, तो l का मान 0, तो n प्लस l 4, इसमें देखोगे तो l का मान 1, तो दोनों 6। अब देखो यहां पर मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तथा द्विगुणित क्वांटम संख्या का सम 4 आया, यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और द्विगुणित क्वांटम संख्या का सम 6 आया। इस स्थिति में किसको पहले भरेंगे, 4s को पहले भरेंगे, 5p को बाद में भरेंगे। अगर आप पुराने वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जो हमने बताया भी था कि सिर्फ आपको नॉर्मल लिख लेना है, अगर आपको याद नहीं रहता है SPD तथा SPDF, तो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि हमें पता है इसमें 2, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 2, 6, 10 और 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन सबको आराम से भर लो। इसके बाद इनमें हम n प्लस l का मान चेक करा। अगर बाई चांस ऐसे कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ दिया जिसका परमाणु क्रमांक 30 है, तो आसानी से आप n प्लस l चेक करा सकते हो। 30 तक हम यही पूछ जाएंगे, क्योंकि 2, 8, 18 ज्यादा इसमें पूछे। आराम से आप चेक करा सकते हो किसको पहले भरना है, किसको बाद में। जब 30 होगा तो इसमें 4s2 यहां तक, 18, 8, 26, 2, 28, 30 तक। तो इसको हम बस यही करेंगे, इन दोनों को लास्ट में आकर चेक करा लेंगे। अगर बाई चांस 50 का पूछ दिया है तो आप आराम से जाओ, लेकिन सबके अगर वो वाला क्रमांक जो नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए बताया अगर याद नहीं रहता है तो आप आराम से इसको इस तरीके से लिखो। जो भरने का क्रम है 2, 2, 6, 2, 6, 8, 10, जो भरने का क्रम पूरा भर लो। इसके बाद उनके n प्लस l का मान निकाल लो। n प्लस l का मान शायद अब आराम से निकाल सको। अगर इसके लिए n प्लस l की बात करें तो ये 1 होता है, तो 1 प्लस 0 1 होगा। इसके लिए अगर n प्लस l की बात करोगे तो इस 2 होगा। इसके लिए 1 प्लस l की बात करोगे तो 3 होगा। जब इसके लिए 1 प्लस l की बात करोगे सिर्फ 3 होगा। इसके लिए बात करोगे तो 4 होगा। जब इसके लिए बात करोगे तो n प्लस l, n का मान क्योंकि तीसरी क्वेश्चन चल रहा है 3 चलेगा। जब l की बात करोगे तो 3 2 5 हो जाएगा। जब यहाँ बात करोगे तो s का मान जब देखोगे तो 0 होगा, लेकिन ये 4 में चलेगी तो यहाँ 4 होगी। इसी हिसाब से अगर इसमें देखोगे तो 4 में चल रहा है तो 4 1 5 होगा। जब 5d की बात कर 4d की बात करोगे तो इसमें 4 प्लस 2 6 होगा। जब f की बात करोगे 4 3 प्लस 7 होगा। यही इनके बीच इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसी हिसाब से हम आराम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। चाहो तो उसको याद कर लेना या फिर इस तरीके से निकालो। बस n प्लस l का मान चेक कराना पड़ेगा। n क्या है, किसी भी मुख्य क्वांटम संख्या पूर्णांक होता है, उसके आगे लिखे गए पूर्णांक होते हैं। l की बात करते हैं तो l द्विगुणित क्वांटम संख्या, उसके लिए हमने बताया सिर्फ इसको याद रखना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। SPDF 0 1 2 3 l के मान होते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में समस्थानिक भी देखेंगे, इसके साथ साथ में संभारिक, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, अणुभार, परमाणु भार, अगली क्लास में देखेंगे। अगर आज की क्लास हमारी आपको पसंद आती है इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।